लोकसभा में एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। एक देश एक चुनाव बिल जेपीसी के पास भेजा जाएगा, यह भी तय है। सरकार जेपीसी गठन के लिए तैयार है, यह खुद अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है। बिल पर विस्तृत चर्चा के लिए हम तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया। विपक्षी पार्टियों ने हालांकि इस बिल का विरोध किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। जी, जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं वही बता रहा हूं। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले इसमें शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, जो संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखता है। क्या राज्य सरकारों की स्वायत्तता, ये विषय ये भी आया, ऑटोनॉमी। संविधान अध्यक्ष जी, संविधान के 7th शेड्यूल्ड के यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 72, उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन टू पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द इलेक्शन कमीशन के अनुसार केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। ये आपका जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री 72। और यह संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है। सर, ये जो संशोधन है एकदम संविधान सम्मत हम लेकर के आए हैं। अब एक विषय आया बेसिक स्ट्रक्चर का, इसमें 2 मिनट में बोलना चाहता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर पे सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। उसमें 5-7 बिंदु उन्होंने तय किए हैं। बाद में और मामलों में भी कुछ बिंदु जोड़े हैं, कुछ विषय, जैसे जुडिशियल रिव्यू, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। जो बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। आगे मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट के साथ साथ वामन राव, एल चंद्रन कुमार ने कुछ सब्जेक्ट और जोड़े, लेकिन ये इससे कोई ना तो संसद की
शक्ति में कमी आ रही है और ना कोई विधानसभा में शक्ति दी है संविधान, उसमें कमी आ रही है। मैं एक चीज जो बाबा साहब का यहाँ जिक्र आया और बाबा साहब के कोर्ट का भी जिक्र आया, मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये अवसर दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले इस देश के कानून मंत्री थे। जिस वर्ग से बाबा साहब आते थे उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे। तो अध्यक्ष जी मैं ये बात सदन में रख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, संविधान सभा में बहस के दौरान यू हैव ऑब्जेक्टेड, सो यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा? संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और इसका स्वरूप अविनाशी है, कोई नहीं बदल सकता फेडरल स्ट्रक्चर को, ये बाबा साहब ने कहा। अब मैं, ये है ही नहीं विषय इसमें, ये राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए, संसद के अनुच्छेद 327 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है, जब मैंने बताया। अब मैं एक बात, जो ये जो हमने जोड़े हैं आर्टिकल जोड़े हैं, हाँ ठीक है, आर्टिकल जोड़े हैं, उसमें मैं एक बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं। जब बात जेपीसी की आई गई तो डिटेल चर्चा जेपीसी में होगी। कुछ तो बोल गए, हाँ जेपीसी में होगी, लेकिन आज मैं चूंकि आपने अवसर दिया, मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का धन्यवाद करना तो चाहूंगा और उनके जो एचएलसी में जुड़े हुए सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी भी उसमें थे। कितने डिटेल डिस्कशन हुआ, ये कह रहे अचानक ही आ गया। अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर एचएलसी गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक साथ चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया। सारे स्टेट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे और आप भी सहमत थे। और ये स्वीडन में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में कई जगह चल भी रहा है। मैं अब जेपीसी पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा सर। ये 41 साल से मामला पेंडिंग था। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आदि मग में। मग का मतलब ये मार्ग है। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, चक्र टूट गया साहब 71 में, तो बाधा आ गई। जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आती जग में,
अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं, और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो, बोथ आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19। प्रश्न ये कि हाँ डिवीजन देंगे, प्लीज हाँ देंगे डिवीजन। डिवीजन का समय तो आने दो। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए। तो देखिए, एक देश एक चुनाव बिल पर जेपीसी गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है और सरकार की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर, इस बिल पर जेपीसी का गठन हो और जेपीसी में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, एक देश एक चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हो। अर्जुन राम मेघवाल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। एक देश एक चुनाव को उन्होंने वक्त की जरूरत करार दिया। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, एक बात तो तय नजर आ रही है कि जेपीसी में ये बिल जाएगा, वहां पर विस्तृत चर्चा इस मुद्दे को लेकर होगी, लेकिन लोकसभा में 2/3 बहुमत तो नहीं है सरकार के पास, यह भी एक फैक्ट है। सरकार क्या कर रही है इस बिल को पास कराने के लिए, क्या कोशिशें की जा रही हैं, जरा बताएं। जी देखिए, सरकार ये चाहती है कि ये बिल जो है और विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी में जाए, लेकिन अभी जैसा कि आपने बताया लोकसभा में अभी डिवीजन होने जा रही है, यानी कि वोटिंग होने जा रही है। इस बिल के पेश करने के ही खिलाफ अर्जुन मेघवाल ने सदन से परमिशन मांगी थी। फिर उन्होंने कहा था कि मैं इस बिल को पेश करना चाहता हूँ, और जैसे उन्होंने पेश करने के लिए कहा तो सदन में जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद डिवीजन यानी कि वोटिंग मांग ली गई है। अब वोटिंग हो गई, उस वोटिंग में अगर सरकार के पास सत्ता पक्ष अगर जीतता है तो ही ये बिल पेश होगा। फिर उसके बाद जेपीसी में इसको भेजने के लिए फिर से एक रूल के तहत उनको मोशन लाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है पहले सरकार के लिए ये पहली चुनौती यही है कि इस बिल को पेश करने के लिए ही जो वोटिंग हो रही है उसमें अपना नंबर का जुगाड़ करें। हालांकि आपने तमाम विपक्ष के सांसदों का देखा, वो सभी सांसद चाहते हैं कि ये बिल जेपीसी में जाए, लेकिन साथ ही साथ उन तमाम विपक्षी सांसदों ने, उन दलों ने ये कहा कि सदन की ये लीगल अथॉरिटी नहीं है, यानी कि अल्ट्रा वायर्स है और ये बिल लाया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे में विपक्ष के सांसदों ने इस बिल के पेश करने का विरोध किया और साथ ही उन्होंने ये भी मांग की अगर बिल पेश होता तो इसको जेपीसी में भेजा जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो है वोटिंग होगी, उसके लॉबीज को क्लियर कर दिया गया है और इस बिल के पेश करने के ही खिलाफ जो है अभी कुछ देर में वोटिंग होगी। अगर वो आंकड़े सरकार के पक्ष में आते हैं, सरकार उसमें अगर जीतती है तो फिर जो अगला मोशन आएगा वो इस बिल को जेपीसी में भेजने के लिए होगा। ठीक है, शुक्रिया आनंद आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। तो सरकार की कोशिश है वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास कराने की, लेकिन फिलहाल अभी इस बिल को पेश करने को लेकर ही ऑपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद वोटिंग हो रही है और उसमें ये तय होगा कि इस बिल को अब आगे कैसे पेश किया जाता है और उस पर ऑपोजिशन का क्या रुख होता है। सरकार की हर मुमकिन कोशिश भी साफ नजर आ रही है। तो संभल में कुएं की खुदाई का काम जारी है। नए जो कुएं की खुदाई हो रही है उसमें कई और चीजें भी मिली हैं। संभल में कल 2 नए कुएं मिले थे और दोनों में से एक कुएं की खुदाई का काम जारी है। संभल में अब तक कुल 3 कुएं मिल चुके हैं और उनकी खुदाई की जा रही है। और अब आपको साल 1978 में संभल में हुए दंगों में मारे गए बनवारी लाल के परिवार का दर्द बताते हैं। टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने दंगों में मारे गए बनवारी लाल के रिश्तेदारों से बात की और जाना कि उस समय क्या हुआ था। संभल में जब 1978 में दंगे हुए तो मामा बनवारी लाल का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उनके साले मुरारी लाल की फड़ पर वो आए थे और यहाँ पर तमाम हिंदू थे, वो इस दंगे से छुपने के लिए यहाँ पर कमरे में थे। लेकिन जो दूसरे संप्रदाय के लोग थे, जो दूसरे लोग थे, वो लोग आए और इन लोगों को निकाल करके उन्होंने बेरहमी से मारा और 24 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। बनवारी लाल की पत्नी ने उनको मना किया था कि वो घर से बाहर ना जाएं, दीपा सराय में दंगे हो रहे हैं, लेकिन बनवारी लाल ने कहा कि जिन
मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब उनके दोस्त हैं, मिलने जुलने वाले हैं, मित्र हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक यहाँ पर संभल में मुरारी लाल जो उनके साले थे, उनकी फड़ में आए थे। ये 1978 में उस वक्त की फड़ है। दरवाजे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पर उसी समय का पुराना ताला भी लगा हुआ है। और यहाँ पर इसी फड़ में आकर के कई हिंदू जो बनवारी लाल के साथ थे वो आकर के छुप गए थे। लेकिन उस समय जो उन्हीं के साथ के मुस्लिम मित्र थे, उन लोगों को इस बात की जानकारी थी कि बनवारी लाल यहाँ पर छुपे हुए हैं, फड़ में छुपे हुए हैं। और उसके बाद जो है उनकी छुपे होने की जानकारी यहाँ दी गई, जिसके बाद जो बलवाई भीड़ थी वो यहाँ पर पहुंची और ऊपर इसके कमरा बना होता था, वहाँ से लोगों को नीचे लाया गया और बनवारी लाल की भी हत्या की गई और उसके साथ ही 24 हिंदुओं को एक साथ इकट्ठा करके जला दिया गया। इस वक्त बनवारी लाल के जो रिश्तेदार हैं नीतीश गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश जी, बनवारी लाल आपके क्या लगते थे? हमारे बाबा लगते थे। बाबा लगते थे। हमारे पिताजी के मामा जी। पिताजी मुरारी लाल जिनकी फड़ है, मुरारी लाल की फड़ के मुरारी लाल जी के साले लगते थे। यहाँ पर उस दिन 78 में क्या हुआ, किस तरीके से उनकी हत्या की गई? बस बलवा हो गया, शहर में दंगा हो गया, वो लोग यहाँ रुके हुए थे तो यहाँ पे बस अब दंगा हो गया तो लोगों को निकाल के मार दिया। उनकी पत्नी ने बहुत रोका, उनके बच्चों ने बहुत रोका, शहर के लोगों ने बहुत रोका उन्हें कि आप मत जाइए कारखाने नगासे में, लेकिन वो नहीं माने और वो जबरदस्ती, उन्होंने ये लगा कि मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा कि मेरा रोज का व्यापार का संबंध है, रोज का उठना बैठना है, सबसे मेरी वो है कोई परेशान, तो उन्हें ये भरोसा था। इस भरोसे में यहाँ आ गए। तो यहाँ पे जो हिंदू परिवार रहते थे उन्हें बचा के उन्हें हमारे घर तक छोड़ के आए। हमारे ताऊ जी के 2 मुंशी यहाँ रहते थे, इसमें क्या नाम था जो गौतम था। तो यहाँ पे लगभग कितने हिंदू उस वक्त छुपे हुए थे? किन किन लोगों को कितने लोगों को लेकर के आए थे अपने साथ छुपाने के लिए, बचाने के लिए? जैसे कि शहर में जितने भी दंगे के बाद बच गए थे गांव के लोग, वो सब शरण लेके यहाँ आ गए थे। अच्छा, ये सेफ जगह है, इसलिए वो सब ऊपर उसमें कई लोग मारे गए। और संभल में आज भी हटाया जा रहा है अतिक्रमण। मंदिर के पीछे के मकान का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मकान मालिक खुद अतिक्रमण हटा रहे हैं। मंदिर के पीछे बनाए गए मकान को लेकर दरअसल नोटिस भी दिया गया था और उसके बाद इस मकान के मालिक ने जो छज्जा आगे बढ़ाया था, 2.5 फीट आगे बढ़ा हुआ था छज्जा, उसे खुद ही गिराने की कवायद शुरू कर दी। मंदिर के पास अतिक्रमण को हटाने के लिए खुद मकान मालिक तैयार है। टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा से खास बातचीत में मतीन अहमद ने क्या कहा, सुनिए। क्यों तोड़ रहे हैं? अतिक्रमण किस तरीके से किया गया? थोड़ा अतिक्रमण 2-2.5 फीट छज्जा निकला हुआ है हमारा, इससे थोड़ा मंदिर ढक रहा है तो उसे हम अपनी मर्जी से गिरा रहे हैं। अपनी मर्जी से? प्रशासन ने आपसे बातचीत की थी? हाँ, बातचीत की है उन्होंने, हमने उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दिए। अच्छा, उन्होंने मान भी लिए हैं। जो वैध है थोड़ा 2-2.5 फीट का, वो हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी से गिरा रहे हैं। क्या क्या इसमें अवैध है, जरा बताएंगे, आप दिखाएंगे? बस ये जो बालकनी निकली हुई है ना, ये 2-2.5 फीट करीब ऊपर से नीचे तक यही है। अच्छा, बाकी जो बुनियादें हैं वो सब सही है, बुनियादी सही है। अच्छा, ये बताइए, मंदिर का जो शिखर है इसके ऊपर की तरफ भी आपने छज्जा निकाला, वो छज्जा भी टूटा? वो भी टूटा। शिखर पे भी छज्जा बना दिया था? ना, शिखर पे नहीं है, अलग है उससे। शिखर के ऊपर की तरफ आपको दिखाएंगे, शिखर जो है उसके ऊपर की तरफ भी तकरीबन 2-2.5 फीट का छज्जा निकला हुआ है और उस छज्जे को भी अब हटाया जाएगा, जैसा कि मतीन ने बताया। तो फिलहाल मतीन खुद अपने इस घर को तोड़वा रहे हैं। और एक बार फिर से रुख करेंगे लोकसभा का। Below red color sticker, abstain below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. Honorable members can see the final result few seconds after the second gong. Honorable members can check their vote
on individual result display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, multimedia device, and also on the yes/no/abstain button. In case vote is not registered, or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हाँ, हरे रंग के स्टिकर के नीचे, नहीं लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ/ना/मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन पर भी अपने मत को जांच कर सकते हैं। मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि किसी सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, महासचिव जी ने आपको डिटेल चर्चा करके विषय बताया, लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां आप सब सदस्यों को अनुभव हो सकती है। हमारी तरफ से इसको कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है। अगर कोई संशोधित करना होगा तो हम सब इसको संशोधित भी करेंगे और किसी माननीय सदस्य को अगर बटन दबाने में परेशानी होगी तो इस बार हम व्यक्तिगत रूप से उसकी पर्ची के लिए भी अलाउ करेंगे। और प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव,
प्लीज क्या माननीय सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज आप बैठिए। प्लीज माननीय सदस्य, आप सब वरिष्ठ हैं। अरे माननीय सदस्य प्लीज प्लीज एक मिनट, एक बार दोबारा कराएंगे। रुको, एक बार दोबारा कराएंगे। हाँ, ऑब्जेक्शन है, उनको पर्ची दे दीजिए। जी। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, मैं माननीय सदस्यों से, प्लीज बैठिए, एक बार सुनिए। मैं माननीय सदस्य पूरा आग्रह करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ठीक तो आ रहा है ठीक। तो देखिए, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए स्वीकार करने के विरोध में 149 वोट फिलहाल पड़े हैं। ये अहम जानकारी। और बिल को स्वीकार करने के, चर्चा के लिए स्वीकार करने के पक्ष में 220 वोट पड़े हैं। यानी ज्यादातर सांसदों ने इस बात को लेकर अपना समर्थन जताया है कि इस बिल पर लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के तहत पहली बार लोकसभा में वोटिंग हो रही है। लिहाजा जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से तमाम जो निर्देश हैं वो दिए गए कि आपको वोटिंग में हिस्सा कैसे लेना है, इसकी पूरी डिटेल उन्होंने पहले समझाई। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो वो पर्ची के जरिए भी अपना वोट रजिस्टर करा सकता है। उसी को पर्ची देना। हाँ, उसी को दे रहे हैं। इस सबको बांट रहे हैं? नहीं, उसको नहीं दे रहे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जो पक्ष में वोट पड़े हैं वो हैं 220 और विपक्ष में 149। यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर लोकसभा में चर्चा के पक्ष में 200। माननीय सदस्यगण प्लीज प्लीज, माननीय सदस्यगण, मैंने फिर आग्रह किया है, जिन माननीय सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है वही पर्ची लें, क्योंकि माननीय सभा विद्वान है, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें। खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव बिल पर चर्चा के लिए एक बार फिर वोटिंग होगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए पहली बार लोकसभा के अंदर वोटिंग हो रही है। लिहाजा एक मौका और दिया गया है सांसदों को वोटिंग का। अब दोबारा वोटिंग हो रही है। तो एक देश एक चुनाव बिल पर फिर वोटिंग हो रही है। जैसा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बताया गया कि जिन भी सांसदों को ऑब्जेक्शन है वो पर्ची के जरिए भी वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, वो पर्ची के जरिए भी वोटिंग कर सकते हैं। उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है वोट करने का। एक देश एक चुनाव बिल पर लोकसभा के अंदर चर्चा हो या नहीं, इस मसले को लेकर फिलहाल वोटिंग हो रही है। और खास बात यह भी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए पहली बार लोकसभा में वोटिंग हो रही है। इसलिए यह ऑप्शन दिया गया है कि कुछ लोग अगर चाहें
अगर उन्हें ऑब्जेक्शन है तो वो पर्ची के जरिए भी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। दोबारा वोटिंग हो रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को चर्चा के लिए लाने के लिए मतदान हो रहा है और पहली बार लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन हुआ है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इसके लिए पहले पूरी प्रक्रिया बताई गई और फिर पहली बार जब वोटिंग खत्म हुई और उसके रिजल्ट सामने आए तो कुछ ऑब्जेक्शंस भी रेज हुए और उसके बाद ओम बिरला की तरफ से यह ऑप्शन दिया गया, जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो पर्ची के जरिए वोटिंग करने का ऑप्शन उसे मिलेगा। लेकिन जो पहली वोटिंग हुई है उसमें जो रिजल्ट आया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 220 सांसदों ने इस पक्ष में वोटिंग की है कि लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए और 149 सांसदों ने इसके विपक्ष में वोटिंग की है, यानी वो नहीं चाहते कि इस बिल को संसद में पेश किया जाए, लोकसभा में पेश किया जाए, इस पर चर्चा हो। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं इस वक्त। आनंद, दोबारा वोटिंग हो रही है, क्या जिन सांसदों ने ऑब्जेक्शन रेज किया पहली वोटिंग के रिजल्ट सामने आने के बाद, ये अब वही सांसद वोट करेंगे या फिर ओवरऑल वोटिंग दोबारा हो रही? नहीं, अभी ओवरऑल वोटिंग दोबारा होगी। जैसे कि स्पीकर ने कहा है कि चूंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है नई संसद में, तो ऐसे में कुछ सांसदों को दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए पहली बार जो वोटिंग हुई उसमें आपने नंबर्स दिखाए। एक बार फिर से स्पीकर ने कहा कि हम एक बार और मौका देते हैं, तब एक बार फिर से सभी सांसद जो है वो वोटिंग करेंगे। हालांकि पहले उन्होंने कहा था, जैसे कि अमित शाह ने खड़े होकर कहा कि अगर किसी को लग रहा है कि उनका अगर मत जो है वोट अगर दर्ज नहीं हुआ है तो पर्ची से अपने वोट को करेक्ट करा सकते हैं, लेकिन स्पीकर ने एक बार फिर से मौका दिया है, तो एक बार फिर से वोटिंग होगी और जो वोटिंग के पहली बार नतीजे हैं कमोवेश वही नतीजे अगली बार में भी रहेंगे। कुछ एक अंतर हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो नतीजे पहली बार है उसमें ज़्यादा बदलाव होने नहीं जा रहा है और सरकार को इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, पेश करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो सिंपल मेजोरिटी से कहीं ज़्यादा सरकार के पास अभी सदन में जो लोग मौजूद है वो उतना बहुमत है, तो ऐसे में ये बिल आराम से इंट्रोड्यूस होगा और उसके बाद अगला स्टेप होगा कि कानून मंत्री जो है फिर खड़े होकर इस बिल को जेपीसी में भेजने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। तो ऐसे में इस बिल का पेश होना तो लगभग तय होगा। एक बार और जो हो रही है फॉर्मेलिटी हो रही है, क्योंकि लेकिन आनंद एक खास बात यह है कि इस बिल को पेश किया जाए, इस पर चर्चा हो, इसके पक्ष में अभी जो वोटिंग रिजल्ट हमारे सामने है वो आंकड़ा है 220 का। अगर एनडीए की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो आंकड़ा है 292 का, 292 का। ये फर्क क्यों आ रहा है? हो सकता है कि बहुत सारे सांसद जो हो मौजूद नहीं हो, इसके अलावा ये भी हो सकता है कुछ मंत्री जो है अभी राज्यसभा के अंदर मौजूद हैं क्योंकि संविधान पर चर्चा चल रही है, और इसके साथ साथ कुछ एनडीए के सांसद भी हो सकते हैं कि उनका भी जो मत है या उनकी वोटिंग जो है वो दर्ज नहीं हो पाई है इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसलिए जब दोबारा एक बार वोटिंग हो रही है तो उसमें जो आंकड़े आएंगे उससे तस्वीर और साफ हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर सरकार के पास इस बिल को इंट्रोड्यूस कराने के जो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी है, वो आंकड़ों में साफ नजर भी आ रहा है। तो ऐसे में इस बिल को पेश करने में कोई दिक्कत नहीं है और अगला स्टेप जैसे कि मैंने बताया जेपीसी को जाएगा। और अपोजिशन जो बार बार ये बात कर रहा है, अपोजिशन भी कह रहा था कि जेपीसी में भेजने के वो पक्ष में है, लेकिन उन्होंने उसके पहले इस बिल को इंट्रोडक्शन विरोध किया था, ये कहते हुए कि इस हाउस का कॉम्पिटेंस नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसे में ये वोटिंग की मांग कर ली गई है और वोटिंग के जो आंकड़े सरकार के पक्ष में, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। जी आनंद, एक और बात क्लियर करिए, क्योंकि लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हो रही है, तो एक विकल्प स्पीकर की ओर से दिया गया कि पर्ची के माध्यम से भी वोट किया जा सकता है जिन्हें आपत्ति है, तो ये कैसे जुड़ेगा फिर? देखिए, जो मेंबर्स बैठे हैं हाउस के अंदर, जब वो अपने सीट पे जो बटन लगा हुआ है रेड, ग्रीन और वाइट, उसमें अगर बटन दबाते हैं बिल के पक्ष में या खिलाफ में, तो सामने उनको अपनी स्क्रीन पे दिखता है। जो आप देख रहे होंगे स्पीकर के दोनों तरफ जो बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, उसमें जिस सीट पे जो बैठा हो उसका अपना नज़र आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो टाइम लिमिट के 10 सेकेंड के अंदर आपको बटन को दबाए रखना पड़ता है जब आवाज़ आती है, तो उसका कुछ लोग ऐसा होता है पहले या बाद में दबाते हैं तो उनका वोट जो है दर्ज नहीं हो पाता, और सामने उनको नज़र आता है कि या तो हमारा वोट दर्ज नहीं हुआ या फिर हमने अगर ग्रीन दबाया था, पक्ष में दबाया था लेकिन वो रेड हो गया। तो ऐसे मेंबर्स के लिए एक सुविधा होती है कि वो बाद में पर्ची, उसी वक्त पर्ची, उनके पास पर्ची आती है, मार्क्स लेके आते हैं, वो पर्ची पे बना होता है यस, नो या फिर अब्सटेन, उस पर अपना वो जो मत होता है वो दर्ज करके फिर उसको भेज देते हैं टेबल के पास जो स्पीकर के सामने होती है। वहाँ जो लोग बैठे हैं वो कैलकुलेट करके फिर उसको जो पूरा जो वोटिंग का जो नंबर्स होते हैं उसमें जोड़ा जाता है। आपने देखा हो कि स्पीकर अक्सर जब भी नंबर्स बताते हैं वोटिंग का तो बोलते
बोलते हैं सब्जेक्ट टू करेक्शन, यानी कि उसमें कुछ करेक्शन हो सकता है, उसके बाद कुछ देर बाद फाइनल फिगर आ जाते हैं। तो इसलिए लेकिन एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली, चूंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है इस नई संसद में, तो ऐसे में दोबारा एक बार मौका दिया जा रहा है। इसमें जो आंकड़े आएंगे उसको फाइनल माना जाएगा। उसके बाद अगर किसी को आपत्ति होगी कि उनका वोट दर्ज नहीं हुआ या गलत दर्ज हुआ, तो वो पर्ची के माध्यम से अपना वोट उसमें करेक्ट करा सकते हैं। बिल्कुल। और आनंद, जो नंबर स्ट्रेंथ फिलहाल हमारे सामने है, उसमें इस पर तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए कि लोकसभा में ये बिल पेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिल को पेश करने के लिए लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए तो पर्याप्त आंकड़े मौजूद हैं ही सरकार के पास। जी बिल्कुल, पेश होने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी सरकार के पास है, और वो आंकड़े में भी नजर आ रहा है सिंपल मेजोरिटी से कहीं ज़्यादा, लगभग 70 वोट सरकार के पास अभी ज़्यादा है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी आज के लिए व्हिप जारी किया था अपने मेंबर्स को। तो ऐसे में जो मेंबर्स, जो मंत्री नहीं है और जो दूसरे हाउस के मेंबर नहीं है, अगर वो सदन में मौजूद नहीं, जाहिर है उनके खिलाफ पार्टी कुछ एक्शन ले सकती है या फिर उनको नोटिस भेज सकती है कि व्हिप होने के बाद भी, क्योंकि सरकार को इस बात का अंदेशा था कि इसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ ही वोटिंग की मांग की जाएगी। इसलिए कल ही बीजेपी ने असल चैलेंज बिल को पेश करना नहीं बल्कि बिल को पास कराना है, क्योंकि उसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। यानी अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 362 सांसद, तो ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए।